अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आप अपना डेली वर्क की लर्निंग भी कर रहे होंगे। चलिए जी, हम यूनिट नंबर 9 हीट एंड एनर्जी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, आपको कभी फीवर हुआ है? कभी आपको बुखार हुआ है? टेम्परेचर तो आपने देखा होगा ना, क्या आप फील करते हैं एकदम आपकी बॉडी जो है वो मजीद क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है ना। तो फिर आप अपना टेम्परेचर चेक करती हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो टेम्परेचर एक्चुअली है क्या, हम पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। यानी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ये क्या चीज है, ये उस बॉडी का टेम्परेचर है। कि कितनी ठंडी या कितनी गर्म जो भी बॉडी है वो क्या है, उस बॉडी का टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिपेंड किस पे कर रहा होता है? डिपेंड्स अपॉन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, आपको ये बात पता है कि हर ऑब्जेक्ट या हर बॉडी, उसके अंदर क्या मौजूद है? हीट मौजूद है। किसी में कम है हीट, किसी में ज्यादा है। ठीक, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल यानी उसकी किसी भी बॉडी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पे। अच्छा, अब क्या हो रहा है आगे देखिए। व्हेन अ बॉडी इज कोल्ड इट्स मॉलिक्यूल मूव स्लोली। अब हमने इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की बात की है ना, अब इसी से आगे देखिए। व्हेन अ बॉडी इज कोल्ड, जब कोई भी बॉडी उसका टेम्परेचर कम है या वो कोल्ड है, तो उसकी जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? स्लो होती है। और जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी हो जाती है? फास्टर हो जाती है, तेज हो जाती है। हमने प्रीवियस क्लिप में भी स्ट्रक्चर देखा था सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। हमने क्या देखते हैं, हम किस तरह से सॉलिड कंपोज हुआ होता है कि सॉलिड का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है, कॉम्पैक्टली ज्वाइन हुए में, जुड़े हुए हैं। उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस यानी उनके दरमियान कोई हमें स्पेसेस नजर नहीं आती। इस वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या किया हुआ है, उसने जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है और स्पेसेस नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लिक्विड का स्ट्रक्चर देखें तो हमें लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है कि इनके दरमियान लिटिल आपको स्पेसेस नजर आ रही है। देखिए लिटिल स्पेसेस भी मौजूद हैं और फोटो के डिस्टेंस, देखिए मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, एज कंपेयर टू सॉलिड कम होंगी। अच्छा, इसी तरह हम अपनी थर्ड स्टेट देखते हैं जो क्या है, गैसियस स्टेट है। यहाँ आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस देखें नजर आ रही हैं, प्रेजेंट हैं। डिस्टेंस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी मॉलिक्यूल के दरमियान, वेरी वीक होगी। यानी सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो स्पेसेस, लिक्विड में लिटिल स्पेसेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एज कंपेयर टू सॉलिड लिटिल कम हो गई है, जबकि गैस में स्पेसेस बढ़ गई हैं जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हो गई हैं, बहुत ही वीक हो गई हैं। हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। हमें पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। यानी जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, तो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है तो उस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करवाऊंगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी जो हम हीट की फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं वो क्या करेगा कि वो ओवरकम करेगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के दरमियान मौजूद है और स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए ये आप देख रही है ना कि किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है कि जब भी इस सब्सटेंस को, इस बॉडी को हीट किया जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। मूवमेंट फास्टर होगी मींस काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो एनर्जी है यानी एनर्जी, पावर, ताकत, ये एनर्जी क्या करेगी, जो इनके दरमियान मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बॉन्ड्स मौजूद हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ये उन बॉन्ड्स को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी और इस तरीके से सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर मैं इस स्टेट ऑफ मैटर यानी लिक्विड को फर्दर हीट करूं, अब क्या होगा कि अब ये हीट यूटिलाइज होगी, क्योंकि देखिए जितनी मूवमेंट यहाँ फास्ट हुई अब उससे ज्यादा यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ स्पेसेस भी ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, सॉलिड की कंपैरिजन में कम है। अब वो हीट जो हम एनर्जी उसे दे रहे हैं,
अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जी मौजूद है, हीट करने से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे और इस तरीके से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी अपनी गैसियस स्टेट में। अगर मैं इस स्टेट को भी फर्दर हीट करूं, ठीक है, तो मुझे वेपराइजेशन नजर आएगी। तो इस तरह आप क्या देख लेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो रही है, गैसियस स्टेट में। ठीक, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक स्टेट दूसरी स्टेट में और दूसरी स्टेट अपनी थर्ड स्टेट में, यानी सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ हीट या टेम्परेचर। अच्छा देखें, अब हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। ये देखें हमारे पास बीकर में क्या मौजूद है, आइस मौजूद है। हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो आइस को, स्पेशली हम सॉलिड की बात करें तो ये किस में आइस कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। ठीक है, यहाँ आप देखें कि ये आइस मौजूद है बीकर में, हम इसे हीट कर रहे हैं। क्या होगा कि इसके अंदर जो हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं होता। जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में आइस को मिल रही है, वो क्या करेगी, आइस के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी, यानी फोर्सेस को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, यानी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ हीट या विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में थी और हीट देने से आपको नज़र आ रहा होगा कि आइस किस में कन्वर्ट होती जा रही है, लिक्विड में। ये देखें, ठीक है, इस तरह हमें नज़र आ रही है इंटर कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ हीट, है ना, मेल्ट होती हुई तेज़ी से, यानी सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में। अब लिक्विड किस में चेंज होने जा रहा है, गैस में। तो आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आ गई कि किस तरीके से मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और एक स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी दूसरी स्टेट में। जिस तरह से हमने इस सॉलिड में बर्फ आइस ली, उसको हीट किया, वो कन्वर्ट हुई किस में, लिक्विड में। फिर लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस थी उन्होंने हीट को क्या किया है, ओवरकम किया है, बॉन्ड्स को ब्रेक किया है। और लिक्विड किस में, देखें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में, अपनी गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विद द हेल्प ऑफ हीट कन्वर्ट होता है या चेंज होता है। ओके, अच्छा चलिए जी, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर। अभी हमने बात की टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या है भाई, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, हमने उसको टेम्परेचर का नाम दिया। अब हम कॉमन अपनी ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर हो जाता है और अम्मी टेम्परेचर चेक करती हैं तो अम्मी एग्जैक्ट टेम्परेचर किस तरह बताएंगी, बस वो हाथ रख के ऑब्जर्व करके तो ये बता सकती है ना, हाँ भाई हल्का बुखार है, तेज़ है या नहीं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर मालूम करना होता है तो उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उस डिवाइस को या उस इंस्ट्रूमेंट को जो बॉडी का बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर बताए, उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं, थर्मामीटर। आपको पता है ना, थर्म का मतलब क्या है, हीट, और मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो आपकी बॉडी हीट को डिटरमाइन करे या आपकी बॉडी हीट को एग्जैक्ट बता सके, मेजर कर सके, उसको हमने क्या नाम दिया है, थर्मामीटर का नाम दिया है। ठीक, अब ये जो थर्मामीटर होता है, इस पर डिफरेंट टाइप के क्या हैं, स्केल्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है थर्मामीटर। ये देखिए, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टर्स के पास भी होता है, घर में अम्मी के पास भी यही वाला है, आपका बुखार चेक करने के लिए। देख रही हैं आप, इसकी रीडिंग आपको नज़र आ रही है, 108 तक जा रही है ना। ओके, चलिए जी, अब हमारे पास है टेम्परेचर स्केल कि हम मुख्तलिफ टेम्परेचर स्केल थर्मामीटर पे मौजूद होते हैं। कौन कौन से हैं जो कॉमनली यूज़ हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और नंबर 3 कौन सा है, केल्विन स्केल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये कॉमनली क्लिनिक्स में या घर में इस्तेमाल हो रहा है, और जो केल्विन स्केल है इसे रिसर्चर या साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। अच्छा, अब देखें आप, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। हमने 0 to 100 क्यों लिया, हमने इसको लिया आइस का
आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आइस का वो 0 है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब है कि ये जो थर्मामीटर है ये 100 इक्वल डिवीजन पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है डिवीजन और 100 पे एंड हो जाती है। अच्छा, अब आपने ये भी देखा होगा ना, आपके ओवन वगैरह होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है भाई बेकिंग टाइम ऑफ केक कितना है आपके पास 177 टू 190 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर दें तो फिर क्या होगा, आपका केक ठीक तरीके से बेक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर किसी चीज़ का पर्टिकुलर टेम्परेचर है। आप पिज़्ज़ा बेक करें, आप केक बनाएं, आप लेयर केक बनाएं, तो हर आपके पास जो भी आपका जो है वो कुकिंग सब्सटेंस है या डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इसी तरह से आप खुद अपने आप को देखें कि हमारी जो बॉडी है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में तो वो कितना है 98.6 है। और अगर मैं सेल्सियस स्केल में बात करूं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी ये वो बॉडी टेम्परेचर है कि जिस पे हम नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये टेम्परेचर अगर बढ़ना शुरू हो जाए 100 हो जाए 101, 2, 3 तो क्या है, हमें फिर मम्मी कहती नहीं भाई अब तो बहुत तेज़ बुखार हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो हम एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप देखें ना कितनी गर्मी लगने लगती है, तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो टेम्परेचर बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर की मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम एक आपको मैं कॉमन एग्जांपल प्लांट्स की दे रही हूँ कि अगर उसका टेम्परेचर अबव 45 चला जाए तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और क्या होंगे, उसके प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हमने सेल्सियस स्केल की बात कर ली। ठीक, अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। जो फ़ारेनहाइट स्केल है कहाँ से स्टार्ट होता है 32 से और ये कहाँ एंड होता है 212 पे। यानी इसका जो आइस है आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है अगर हम फ़ारेनहाइट में लें तो 32 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में लें। जिस तरह सेल्सियस में 100 डिवीजन होती हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी होती हैं 180 इक्वल डिविजन्स होती हैं। ठीक, यहाँ उन्होंने जो आपको केक का बेकिंग टाइम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 350 टू 375 फ़ारेनहाइट। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की वजह से लिखा है कि अगर आप टेम्परेचर से आगे पीछे जाएंगे तो फिर केक ख़राब हो जाता है। इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आपको। लास्ट में आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। यहाँ आपको क्या बता रहे हैं, इट्स लोएस्ट पॉइंट इज -237 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो आपका केल्विन स्केल है, ये जो आपके पास केल्विन स्केल है इसको क्या है साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, रिसर्च में यूज़ होता है ये। और ये आपके पास किस तरीके से है कि इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी ये कहाँ तक मेजर कर सकता है, ये मेजर कर सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी जो -273 डिग्री सेल्सियस आपका है वो ये टेम्परेचर कंसिडर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, अगर हम देखें जहाँ डिग्री सेल्सियस आपको बताया गया टेम्परेचर -273, इसका मतलब है कि केल्विन पे वो क्या शो करेगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ सीज हो जाती हैं या स्टॉप हो जाती हैं। अगर हम इससे कम करेंगे टेम्परेचर तो फिर क्या है, मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है, यानी ऐसा टेम्परेचर कि जिस पे मॉलिक्यूल जो हैं सबसे कम एक्टिविटी को शो करते हैं, इससे कम एक्टिविटी शो नहीं हो सकती। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो केल्विन पे ज़ीरो शो होगा वो किसके इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो ये रिसर्च में यूज़ होता है, ये कॉमनली यूज़ होता भी नहीं है। कॉमन तो बस हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसपे सेल्सियस की भी ग्रेडिंग हुई हुई है और फ़ारेनहाइट की भी ग्रेडिंग हुई हुई है। चलिए हम आपको दिखा दें किस तरह से इसकी ग्रेडिंग हुई हुई है। ये देखें, क्लियर हो रहा है आपको? ये कौन सा टेम्परेचर नज़र आ रहा है आपको? ये है आपका सेल्सियस 37 नज़र आ रहा है ना बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब देखें इसी के ऑपोजिट साइड पे यहाँ क्या मौजूद है आपका फ़ारेनहाइट। कॉमनली जो हम बुखार चेक करते हैं वो किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं। ये देखें 108 आ रहा है आपको नज़र। ठीक है, तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहलाता है और यही हमारे कॉमन यूज़ में है। हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
3 कॉमन स्केल यूज़ होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। यहाँ हम आपको लैब में कौन सा दिखा रहे हैं स्केल, सेल्सियस स्केल दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए इसमें कहाँ से कहाँ तक मार्किंग है, 0 to 100, ठीक है, 0 to 100। ये 0 क्यों है, क्योंकि आपने क्या लिया है, आइस को हम देखेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 100 डिवीजन मौजूद हैं, यानी 100 इक्वल डिवीजन मौजूद हैं। तो आप ये देखें किस तरीके से यहाँ ग्रेडिंग हुई है, मार्किंग हुई हुई है। आपको रेड कलर का बीच में देखें लाइन नज़र आ रही है, क्या है, ये मरकरी है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे मरकरी का लेवल हाई होता जाता है, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है कैपिलरी, और इसके एंड में बेटा आप देखें आपको बल्ब भी नज़र आएगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं या क्लिनिक में डॉक्टर्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो यही वाला थर्मामीटर होता है, लेकिन उसमें दोनों ग्रेडिंग होती है, फ़ारेनहाइट की भी होती है और डिग्री सेल्सियस की भी होती है। अच्छा, केल्विन जो आपका थर्मामीटर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ होता है, वो रिसर्च में यूज़ होता है, यानी जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर हैं वो यूज़ करते हैं, और उसकी जो मार्किंग या ग्रेडिंग है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलिए जी, अब हम देखते हैं आइस। देखिए यहाँ बीकर में मौजूद है, हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था आपको, 0 बताया था। देखिए आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा आइस का। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर का वेरिएशन शो हो रहा है या नज़र आ रहा है, वो किस वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि वाटर हमारे पास प्योर नहीं है, तो आइस भी जो फ्रीज़ हुआ है वाटर वो प्योर नहीं है। तो ये जो आपको सम डिग्री का डिस्टेंस नज़र आ रहा है या वेरिएशन नज़र आ रहा है टेम्परेचर में, वो किस वजह से है, वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से है। लेकिन अगर ये आइस बिल्कुल प्योर होती तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना। चलिए जी, हमने इस एक्टिविटी के थ्रू मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन किया कि क्या होता है वाटर का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जो हम अभी परफॉर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वाटर ने बॉईल होना स्टार्ट कर दिया है 100 पे पहुंच के। अच्छा, अगर अब हम हीटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो ये तो देखिए वाटर का आ गया है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर अब मैं हीट करती रहूँगी तो अब क्या होगा कि अब वाटर का जो टेम्परेचर है वो तो थर्मामीटर इंक्रीज़ करता हुआ नहीं दिखाएगा। अब जितनी भी हीट वाटर को मिल रही है ये कहाँ इस्तेमाल होगी, वाटर की स्टेट को चेंज करने में, यानी वाटर चेंज हो जाएगा किसमें, वेपराइज या गैशियस स्टेट में। देखें थर्मामीटर आपको तकरीबन 100 ही शो करेगा। मैंने पहले भी कहा कि अगर 1-2 डिग्री का कोई डिफरेंस आ रहा है वो वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ की वजह से आएगा, लेकिन अगर प्योर वाटर है तो वो बॉइलिंग पॉइंट 100 ही शो करेगा। मैं इसे जितना चाहे बॉयल हीट कर लूँ, अब जो जितना भी टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं, जितनी भी हीट हम इसे दे रहे हैं, ये हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि इसको कहाँ से, लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट करवा देगी गैशियस स्टेट में, ठीक है। टेम्परेचर इसका देखिए अब इतना ही रहेगा जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। आप देख रही हैं कि कितनी ज़्यादा बबल फॉर्मेशन हो रही है, ये कन्वर्जन हो रही है किसमें, लिक्विड की गैस में, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। वाटर 100 पे आके बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के टॉपिक को हमने इस एक्टिविटी के थ्रू क्या किया है, परफॉर्म किया है, समझने की कोशिश की है कि आइस किस तरह से कन्वर्ट हुई है लिक्विड में, और लिक्विड किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है वेपराइज फॉर्म में, ठीक है। आइस का क्या है मेल्टिंग पॉइंट आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने आइस को हीट किया था तो आइस सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ा रही थी, ठीक है, और क्या है ये देखें, देख रही हैं आप कि टेम्परेचर वहीं का वहीं है, सिर्फ बबल फॉर्मेशन आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, जो क्या इंडिकेट कर रही है कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो भी हीट दी जाती है किसी भी लिक्विड को, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन में यूज़ होती है, ठीक है, उसका कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। तो आपको समझ में आ गई, अब आपने एक्टिविटी देख ली, हाँ आपको समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपने सब कुछ देख लिया अच्छे तरीके से, ठीक। आपने टेम्परेचर भी किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरह वाटर जो है बॉईल होता है और आइस मेल्ट होती है, क्या उसके टेम्परेचर होते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर भी कि उसको किस तरह थर्मामीटर से मेजर करते हैं, उससे कैसे डिफरेंट स्केल्स हैं। अब हम आज अपने होमवर्क को भी देख लेते हैं, भाई क्या करना है आज हमें, राइट क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन पार्ट कौन सा है उसका, K and L,
ठीक है, ये 2 पार्ट आपने अपने जर्नल में लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। और लर्न क्या करेंगी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई और जे फ्रॉम यूनिट नंबर 9। चलिए जी बुक में और जर्नल में देखते हैं। बुक में देख लीजिए, पेज नंबर 92 पे मौजूद है आपका। ठीक है, के क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट डज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन, और एल क्या है, हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड। ये 2 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करेंगी, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जर्नल में देख लेते हैं क्या हमारा जर्नल में किस तरह काम हुआ है। देखिए, ठीक है, इसी तरह हेडिंग डाल के कीजिएगा, टेम्परेचर, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, फिर हाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगी उसमें क्या करेंगी, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पूरी स्टेटमेंट ठीक होगी सिवाय एक लफ्ज़ या एक वर्ड के, वो वर्ड की वजह से स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे लिखना है, फिर उसी स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल लूज एनर्जी। जब भी हम ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो क्या उसके मॉलिक्यूल एनर्जी को लूज करते हैं, नहीं ना, एनर्जी को गेन करते हैं, जब भी तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगी, लूज की जगह गेन कर देंगी। स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगी और करेक्ट करके लिखेंगी। दूसरी स्टेटमेंट है, रबर एंड वुड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप मुझे बताइए कि ये गुड कंडक्टर थे, हमने पढ़ा था, नहीं ना, ये क्या थे, बैड कंडक्टर। तो इसी तरह स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगी, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको करेक्ट करके लिखेंगी। थर्ड क्या है, द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या है आपके पास, द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो गलत वर्ड को आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट करके लिखना है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमने ये एक्टिविटी से भी देखा था, क्या वाटर गुड कंडक्टर था, नहीं ना, वाटर कैसा था, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, इसी तरह जो आगे की स्टेटमेंट है बेटे आपको वो करनी है, सही है। बस इसमें क्या करेंगी, एक वर्ड ऐसा होगा जो इनकरेक्ट होगा, आपको उसी वर्ड को करेक्ट करके लिखना है। और आप इस तरह से पूरी एक्सरसाइज या पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर भी समझ में आ गया होगा, आपको वर्ड भी समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह लर्निंग भी प्रॉपर चल रही होगी। चलें जी नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।